मियाँ साहब के हवाले से तो जो खबर थी वो आई थिंक मैंने ही आपके साथ गुज़िश्ता जो वीलॉग था जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टेबल होने से बिल्कुल एक रोज पहले जो बात थी वो मैंने की थी और मैंने उस वक्त ये खबर दी थी कि मियाँ साहब जो हैं वो दरअसल इस पूरी आईनी तरमीम के हक में नहीं है। और उसके बाद फिर अब कई लोग फिर उसके बाद एक बात करना शुरू हो गए कि मेरे पास ये इत्तला गुज़िश्ता हफ्ते से थी जो कि कंफर्म भी की जा सकती है एज पर माय वेरी प्रीवियस एंड वेरी लास्ट वीलॉग ऑन योर प्लेटफॉर्म कि मैंने ये बात कही थी कि मियाँ साहब जो है वो इन तरमीम के हक में नहीं है। एक फेस सेविंग जरूर करने की कोशिश की गई पूरी की पूरी पीएमएलएन की तरफ से, इवन पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये बावर कराया गया था ताकतवर हल्कों को और एस्टेब्लिशमेंट को कि हमारे पास नंबर्स नहीं हैं तो हमें गोया ना आगे कहा जाए कि हम इस तरह की कोई तरकीब करें। लेकिन फिर भी क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट था और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फिर भी बहरहाल इस बात को पुश किया जा रहा था कि नहीं दे मस्ट गो अहेड विद दीज अमेंडमेंट्स, तो गोया इसलिए एक एस्टेब्लिशमेंट के आगे फेस सेविंग करने के लिए पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने वो इजलास बुलाया और इजलास बुलाकर कोशिश ये की गई कि एक इम्प्रेशन दिया जाए कि देखिए हम आपको जो बात कर रहे थे वो झूठ नहीं थी, गलत नहीं थी, हम आपको वाकईतन यही कह रहे थे कि नंबर्स नहीं है। तो एक तरह से ना एक फेस सेविंग या एक दिखाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को कि देखिए जो हम बात कर रहे थे वो हकायक पर मबनी थी, वो झूठ नहीं था, उसमें कोई बदनीयती नहीं थी। ये बात दरअसल एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर कराने के लिए ये इजलास बुलाया गया, वरना एक बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर नंबर्स पूरे नहीं थे तो इजलास बुलाकर तो एक अपनी ही आप समझेंगे एक एम्बेरसमेंट और एक बेइज्जती कराने वाली बात है ना कि आपने आईनी तरमीम के लिए वोटिंग बुला ली और आपके नंबर्स ही पूरे नहीं। तो इसलिए ये सिर्फ पूरा का पूरा मामला, ये पूरी पूरी एक्सरसाइज इसीलिए की गई थी ताकि एस्टेब्लिशमेंट के आगे फेस सेविंग जो है वो पीएमएलएन अपनी करवा पाए। ये तो बिल्कुल एक स्ट्रेटजी थी जो कि जिसमें मियाँ साहब बहुत शामिल थे और वो पूरी इस स्ट्रेटजी का हिस्सा थे कि हम ऐसे करते हैं कि इजलास बुला लेते हैं ताकि उनकी भी तसल्ली हो जाए और वो खुद अपनी आंखों से देख लेंगे हमारे पास नंबर्स नहीं है। मजीद तसल्ली करवाने के लिए मियाँ साहब जो है वो इस्लामाबाद भी तशरीफ लाए, लेकिन जब वो इस्लामाबाद आए तो मौलाना साहब ने एक मुलाकात, मतलब वो हर बंदे से उस रोज मौलाना साहब मिल रहे थे, मौलाना साहब बहुत डिमांड में थे और हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने एक मुलाकात भी जो है वो मियाँ साहब से करना उन्होंने गवारा नहीं की। तो ये मैं समझती हूँ एक मजीद बड़ी एम्बेरसिंग बात है। फिर उसमें ये कहना कि नहीं वो तो मौलाना साहब मियाँ साहब की वजह से उन्होंने इस तरमीम की हिमायत नहीं की, ये बिल्कुल गलत। और आई थिंक इसमें सिर्फ वही बात है कि जो मियाँ साहब को कोई ऐसा दिखाना चाहे ना कि नहीं मियाँ साहब अभी भी बहुत अपने उसूलों पर कायम है और इस हद तक कायम है। मैं उनके उसूलों को सवाल नहीं करती, उनके उसूलों पर मैं क्वेश्चन नहीं करती क्योंकि वाकई मैं भी जानती हूँ कि मियाँ साहब के दिल में इस वक्त बहुत सारी बातें हैं जो कि वो दिल में ही रख कर बैठे हैं, वो बहुत ओपनली उस बात को नहीं करते। लेकिन मैं ये बात जरूर साथ साथ करती हूँ कि अगर उसको इस नहज तक इतना आगे ले जाया जाए उस बात को कि नहीं वो मौलाना साहब भी इनकी वजह से नहीं उन्होंने वोटिंग की, तो ये बिल्कुल मैं समझती हूँ गलत है और अगेंस्ट द फैक्ट्स है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि मौलाना साहब ने तो एक मुलाकात भी जो है मियाँ साहब को नहीं दी, जिसके लिए उनकी पार्टी भी जो है खासी एक आप समझे कश्मकश में है कि इस बात को कैसे दिफा करें, इस बात का कि इतने पुराने और साल साल के इत्तेहाद के बाद और साथ के बाद अच्छे रवाबित के बाद भी चलें आपके इख्तिलाफात तो अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन मौलाना साहब एट मिनिमम एक मुलाकात तो कर सकते थे मियाँ साहब से, तो उन्होंने वो भी नहीं की। कमाल की बात है कि फॉर्म 45 की कोई हैसियत नहीं और कोई वक़्त नहीं। मैं ज़ाहिर है इस बात से बहुत हैरत के साथ इख्तिलाफ करती हूँ जो कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स है कि फॉर्म 45 की अगर वक़्त नहीं है, चलिए इस वक्त जो लूजिंग पार्टीज हैं वो तो मांग भी नहीं रही फॉर्म 45, लेकिन 2018 के इलेक्शन में इसी फॉर्म 45 के लिए जो है वो एड़ियां रगड़ रहे थे इलेक्शन कमिश्नर के साथ और अपने जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर तमाम तर यही पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लोग, क्योंकि 2018 में यही फॉर्म 45 से जो लूजिंग कैंडिडेट्स थे उनको महरूम रखा गया था। बल्कि कहते हैं कि जो नताइज थे वो तो हमारा अपना आंखों देखा हाल है कि दो दो तीन तीन दिन की ताखीर से 2018 के इलेक्शन में मौसूल हुए थे। तो और यही फॉर्म 45 मांगा जाता था कि फॉर्म 45 दे दें। फॉर्म 45 नहीं दिया गया था बल्कि कच्ची पर्चियों पर हर पोलिंग स्टेशन से जो नतीजे हैं या नताइज हैं वो दिए जा रहे थे लूजिंग कैंडिडेट्स को, खासतौर पर पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के लोगों को, कि जब वो मांगते थे ना कि भाई आप अपने पोलिंग स्टेशन का हमें फॉर्म 45 दें, तो कहते थे नहीं हमारे पास तो ये कच्ची पर्ची है, हमने उसके ऊपर दर्ज किया हुआ है। उसके ऊपर बेतहाशा एहतजाज किया था पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, जेयूआई ने भी, बल्कि कि ये क्या तरीका है और आपने मतलब कोई रिगिंग भी अगर करनी है तो कोई थोड़ी रख रखाव के साथ करें। आप लोगों ने तो बिल्कुल खुली पर्ची और आपने वो परचून की दुकान वाला हिसाब शुरू कर दिया है हमारे साथ।
तो यही फॉर्म 45 के लिए तमाम तगोदौड़ की जा रही थी। अब यही पार्टीज कहती हैं कि फॉर्म 45 की कोई वक़्त नहीं, कोई हैसियत नहीं, और यही बात जो है वो चीफ जस्टिस भी कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी ट्रबलसम है, काफ़ी परेशान कुन है कि क्या ट्राइब्यूनल्स भी फॉर्म 45 को इग्नोर कर देंगे। और लूजिंग कैंडिडेट से भी पूछा जा रहा है कि आपका फॉर्म 45 कहाँ है, जैसे कि तारिक फजल चौधरी, उनका तो हल्के का बल्कि जो सर्वे था, चंद हल्कों का मैंने किया था, उनमें से एक अपने प्रोग्राम के लिए मैंने इस हल्के का भी सर्वे किया था, जिसमें तारिक फजल चौधरी और शुएब शाहीन मद्दे मुकाबिल थे। उसमें बड़ा क्लियर एक नजर आ रहा था, और मैंने बल्कि आई थिंक इस पर ट्वीट भी की थी, जो कि काफी इस पे फैली भी थी उस बात पे, कि पूरे हल्के में एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 90% जो वोट था वो तहरीक इंसाफ का वोट था। और बाकायदा लोगों ने कहा था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, उनका इलेक्शन सिंबल क्या है, हम पता लगा लेंगे कि क्या इलेक्शन सिंबल है, और जो भी इनका कैंडिडेट होगा हमारा वोट उन्हीं के लिए, बाकी सब भूल जाए। तो ये बात तो एक बड़ी एक रिकॉर्ड की बात है। बल्कि जब मैं तारिक फजल साहब के उस वक्त उनके हल्के में गई और उनके पास जब इंटरव्यू के लिए गई, उनके बाइट के लिए गई कि मतलब जो एक बाइट होता है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स का, तो उस पर उन्होंने मुझसे खुद पूछा कि क्या सिचुएशन है, तो मैंने उनको बताई, मैंने उनको बड़ा खुल के बताया, पावर कराया कि सिचुएशन यही है, और इस वक्त ज्यादातर 90% जो वोट है, जितने लोगों से एटलीस्ट हमने बात की है, वो सारे उस तरफ पीटीआई की तरफ नजर आ रहे हैं। तो फॉर्म 45 कहने का, मैं पूरी कहानी सुनाने का पॉइंट ये था कि वही तारिक फजल साहब, वो भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब उनसे कुछ रिपोर्टर्स पूछ रहे थे कुछ माह पहले, जब उनका मामला चल रहा था और ट्राइब्यूनल चल रहा था, तो उनसे कुछ रिपोर्टर्स ने पूछा था कि आपके पास आपके फॉर्म 45 हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसके ऊपर कोई क्लियर जवाब नहीं दिया था। तो ये तो एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है कि फॉर्म 45 जो है वो इस वक्त विनिंग कैंडिडेट्स के पास नहीं है। होना चाहिए, अपनी जीत का सबूत किसको अच्छा नहीं लगता, हर किसी को अच्छा लगता है कि चाहे 45 हो या 47 हो, हर फॉर्म पे हम लोग जीते हुए हों। तो मेरे लिए बहरहाल ये जो स्टेटमेंट है, एंड इफ इट्स कमिंग फ्रॉम नन अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, खासी ट्रबलसम। देखिए, पहले तो जो लाहौर का जलसा है, और उस पे मैं आई थिंक आई मस्ट अप्रिशिएट बोथ द पार्टीज। मैं इसमें पीटीआई की भी तारीफ करती हूँ। क्यों तारीफ करती हूँ? इस वजह से कि पीटीआई ने बहुत कदमों के बावजूद भी अपने जो जलसे हैं उससे बैक ऑफ नहीं हुए हैं, और ये बिल्कुल काबिल सताइश बात है। क्योंकि जो कानून साजी की गई है और उसके बाद जो फौजदारी मुकदमात लगाए गए हैं 8 सितंबर वाले जो जलसा कराने वाले थे या उनके ऑर्गेनाइजर्स थे, उन तमाम लोगों पर, उसके बाद लोगों को अरेस्ट भी किया गया, फिर पार्लियामेंट से भी पकड़ धकड़ हुई, वो भी खासा एक प्रॉब्लमेटिक इशू बना रहा कई रोज तक। तो वो तमाम मामला और उस पूरे एपिसोड के गुजर जाने के बाद अगर पीटीआई लाहौर चैप्टर फिर भी हिम्मत कर रहा है कि वो जलसे से आपके साथ आगे बढ़े और वो ये जलसा करें, अपने लोगों को भी एनर्जाइज करें, मोबिलाइज करें, तो मैं समझती हूँ ये उनकी तरफ से एक बहुत काबिल सताइश बात है कि वो जलसे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट इसमें बात यह है कि पीटीआई पंजाब में खासे इख्तिलाफात हैं। लतीफ़ खोसा साहब कई मरतबा हमाद अजहर साहब के बारे में अपने इख्तिलाफात का इजहार कर चुके हैं, और अब हमाद अजहर साहब, जिनसे सबसे ज़्यादा तवक्कुआत हैं कि वो जो है वो पंजाब की सदारत को लीड करें और उसके साथ लोगों को वो मोबिलाइज करें, वो ऐसा आपको पता है वो तो मंजर आम मंजर पे नहीं है, और वो मंजर से गायब हैं। कभी वो आ जाते हैं, नमूदार हो जाते हैं, फिर वो दोबारा चले जाते हैं। तो उनके ऊपर भी जो मामलात हैं वो बिल्कुल ठंडे नहीं होकर दे रहे। तो इन तमाम तर चीज़ों के प्रॉब्लम्स के बावजूद भी अगर जितने भी लोग इस वक्त ऑन ग्राउंड हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बड़ी एक अच्छी बात है कि चलें आप अपना जो भी सिलसिला है वो आगे बढ़ा रहे हैं, और एक अच्छी जान पड़ी है, मैं समझती हूँ पीटीआई की तहरीक में। मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने बल्कि अपना जो तजिया था वो इसके बरक्स दिया था। जब 22 तारीख का जलसा 11 आवर मौखर किया गया था, तो मुझे यही लगता था कि पीटीआई के अब आइंदा जलसे में कोई लोग आना ही पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आई मस्ट से कि मैं आई एम प्रूवन रॉन्ग, और 8 सितंबर को जो जलसा था उसमें बहुत रुकावटें थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत लोग पहुंचे, जलसागाह पहुंचे, और अभी भी जो तैयारियां जारी हैं उनको देखकर लगता ये है कि इस दफा भी मीनारे पाकिस्तान भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे, ये तो बहरहाल मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक हेल्दी अटेंडेंस की जो है वो जलसे में जरूर होगी पीटीआई की। दूसरी तरफ आई थिंक मरियम नवाज की, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की जो हुकूमत है पंजाब की, उनको भी इसमें क्रेडिट देना बनता है, और इस मरतबा भी उन्होंने इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल की जिसपे कई लोगों को जो इवन पीएमएलएन से मुंसलिक नहीं है उनको भी खासी परेशानी हुई कि खातून वज़ीर आला के लिए अगर इस तरह की बात की जा रही है, तो दीगर ख़वातीन के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा वरिसम है कि एक अगर इस मनसब पर बैठी एक खातून भी
इस तरह की जबान से महफूज नहीं है, तो फिर बाकी खवातीन क्या तवक्को रखें? ये एक फेयर सवाल है जो कि किसी भी खातून के जहन में आया हो जब भी उन्होंने रिमार्क सुने थे गंडापुर साहब के रिगार्डिंग मरियम नवाज साहिबा। तो आई थिंक फिर भी अच्छी बात है कि मरियम नवाज साहिबा ने उन रिमार्क्स के बावजूद भी उसको जवाब नहीं बनाया और उन्होंने एनओसी जारी किया है। बहुत मशरूत एनओसी है, ये तो फिर भी कहना पड़ेगा, क्योंकि गालिबन 40 से ज़ायद उसकी शराइत हैं जो कि उन्होंने रखी हैं कि ये किया जाए और ये शराइत जो है वो आयद की गई है। तो मुझे नहीं पता उन शराइत की कितनी पाबंदी होगी या नहीं होगी। ऑब्वियसली मुश्किल है कि 40 की 40 शराइत, जिनमें से शायद एक ये भी है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो पब्लिकली माफ़ी मांगे अपने रिमार्क्स के लिए मरियम नवाज साहिबा से। तो बहरहाल आई थिंक ये तमाम जो बातें हैं वो तो अपनी जगह देखने वाली हैं कि माफ़ी वो मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। और मैं ये भी साथ कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर दो गलत भी मिलकर एक सही नहीं बना सकते, एंड टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, वहीं पर ये भी कहना लाजिम है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब की जो जबान थी वो गलत थी, ऑब्जेक्शनेबल थी, जैसे मैंने खुद कहा है, तो वैसे ही मरियम नवाज साहिबा ने भी कई मरतबा आई थिंक खास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से खासी ऑब्जेक्शनेबल बातें की हैं। उनकी पर्सनल लाइफ पे भी कई मरतबा मरियम साहिबा ने जलसे के जोश खिताबत में उन्होंने कई दफ़ा जो है वो बिलो द बेल्ट किस्म के रिमार्क्स दिए हैं, वो भी गलत हैं, बिल्कुल गलत है। किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे किसी को हक नहीं है बात करने का। तो मुझे लगता है ये एक मनफी रुझान है जो ओवरऑल हमारी पॉलिटिक्स में मौजूद है और उसको जाना पड़ेगा, दोनों इतराफ से जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो जलसा है इसमें मरियम नवाज साहिबा की भी गवर्नमेंट की तारीफ है कि उन्होंने मशरूत ही सही लेकिन कम से कम इजाज़त तो दी। बेसिक हक है ये किसी भी जमात का कि वो अगर पॉलिटिकल मजमा करना चाहते हैं, पीसफुल कोई अपना कहीं पर कोई गैदरिंग करना चाहते हैं तो उनको वो हक दिया जाना चाहिए। बल्कि मैं इजाफा ये करना चाहती हूँ कि गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारे प्रोग्राम में शमीला फारूकी साहिबा ने ये बात की कि पीपल्स पार्टी को भी जो है वो PMLN की हुकूमत ने जलसे की इजाज़त नहीं दी थी। जब जुलाई में वो लोग सदर जरदारी की सालगिरह के मौके पर मीनार पाकिस्तान पर पीपल्स पार्टी जलसा करना चाह रही थी, तो ये बड़ी एक परेशानी की बात है कि पीपल्स पार्टी तो इनकी अपनी इत्तेहादी है और आजकल ये बात भी कहना बिल्कुल मौजूद है कि पीपल्स पार्टी का जो भी उनका सहारा है उसी के बायस ये हुकूमत खड़ी हुई है, वरना तो इस हुकूमत को जाते हुए घर जाने में आप समझे एक सेकंड भी दरकार ना हो अगर पीपल्स पार्टी का इनको साथ ना मुहैया हो। लेकिन उनके साथ अगर पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है तो आई थिंक इनको भी जहाँ होना चाहिए पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट करना चाहिए, और खासतौर पर इस तरह की मामला पे ये तो बड़ा मतलब जायज़ एक बात है जो कि इत्तेहादी क्या ऑपोजिशन की भी हर जमात के लिए ये सहूलत होनी चाहिए कि आप जब चाहें जलसा करें और आप जहाँ पर आपकी जो भी जलसागाह है वो आपने अगर अपने लिए एक इंतजामिया से उसके बारे में बातचीत की है तो वो एक प्रोविजन होना चाहिए, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी PMLN ने ये जलसा और ये सहूलत जो है वो इनकार की पीपल्स पार्टी को, विच आई थिंक इज वेरी ट्रबलसम, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था ये। और ऐसे में अगर उन्होंने PTI को अलाउ कर दिया है तो यकीनन एक सियासी भी एक अच्छा तकाजा है जो कि इन्होंने पूरा किया है। उम्मीद ही कि करते हैं कि ये तमाम मामला कुछ उसलूबी से हल हो, और PTI वालों के लिए भी बेहतर ये होगा कि वो जो उन्होंने बिल्कुल अपना पारा चढ़ा दिया था, दर्जा हरारत उन्होंने 104 कर दिया था अपने सियासी बयानिए का, बिलखुसूस खान साहब की जो गुज़िश्ता ट्वीट थी वो तो खासी खतरनाक थी। तो ये भी जो बयानिया है उम्मीद ये करनी चाहिए कि PTI भी थोड़ा ठंडा पानी पीकर जो है PTI के जो लीडरान हैं वो इस दफ़ा लाहौर जलसे से भी कामरान मुर्तज़ा साहब से मंसूब स्टेटमेंट है। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब को बहुत पुराना जानती हूँ और हर शख्स की एक शख्सियत होती है, उनकी शख्सियत का ये हिस्सा ही नहीं है कि वो झूठ बोले या कोई गलत बयानी करे। जाहिर है उनकी बात मैं अपने भी सोर्सेज से और जो हमारी भी इत्तला है इस हवाले से वो यही है कि पीपल्स पार्टी आमादा नहीं थी इन तरह के लिए, ये बिल्कुल बात ठीक है। बल्कि मैंने तो इस हद तक बात सुनी है कि पीपल्स पार्टी ने कुछ और शिकें थी जो इन तरामीम में मौजूद थी जो कि खासी खतरनाक थी, तो पीपल्स पार्टी ने और खासतौर पर बिलावल साहब ने कहकर वो तमाम तर जो शिकें थी वो आईनी तरामीम के मसवदे से निकलवाई थी और अपनी तरफ से उन्होंने एक ही एफर्ट इतना डाला था। लेकिन बहरहाल ये फिर भी कहना पड़ेगा कि जैसे मैंने फेस सेविंग की बात आपके पहले सवाल के जवाब में मियाँ साहब की तरफ से की थी ना कि मियाँ साहब और PMLN जो है वो तरामीम के लिए आमादा ना होने के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट के आगे अपनी फेस सेविंग करना चाहते थे और इस्टेब्लिशमेंट को ये तासुर देना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि हमारे पास वाकई नंबर नहीं है, प्लीज हमारे ऊपर भरोसा करें। यही जो फेस सेविंग है ये बिलावल साहब भी, मैं ये बात मैं भी इंडोर्स करती हूँ अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एज वेल एंड सोर्सेज एज वेल। बिलावल साहब भी इन तरामीम के लिए आमादा नहीं थे, लेकिन बिलावल साहब ने भी उसी फेस सेविंग के लिए
बहुत ज्यादा मेहनत की और बहुत दौड़े लगाई कि मौलाना साहब किसी तरह से राजी हो जाए। और आपने देखा होगा कि मेरा ख्याल है मियाँ साहब से ज्यादा बिलावल साहब ने जो है माशाल्लाह से अपनी फेस सेविंग एस्टेब्लिशमेंट के आगे करने के लिए खूब दौड़े लगाई और ज्यादा दौड़े लगाई मियाँ साहब से। मतलब कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो मियाँ साहब से ज्यादा कीन थे बिलावल साहब की किसी तरह नंबर पूरे हो जाए, किसी तरह मौलाना साहब मान जाए। वो बहरहाल वो चाहते नहीं थे कि वो माने, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने जो एक इम्प्रेशन देना था एस्टेब्लिशमेंट को, वो उसके लिए उन्होंने खासी मेहनत की बिलावल साहब ने। ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन परेशानी की क्या बात है? परेशानी की ये बात है कि अब अगर बिलावल साहब बहुत ज्यादा कुछ करना चाह रहे थे या एक इम्प्रेशन देना चाह रहे थे फेस सेविंग के लिए, तो वो एक कहावत है ना कि रोजा बख्शवाने गए तो नमाजें गले पड़ गए, नमाजें गले पड़ गई। रोजा बख्शवाने चले थे लेकिन नमाजें गले पड़ गए। तो ये एक बड़ी अहम बात है। वो वही मिसाल मेरे ख्याल लागू होती है बिलावल साहब पे कि अब क्या हो रहा है, अब ऑर्डिनेंस के जरिए अगर ये आईनी तरमीम लाई जा रही है, जो कि लाई जा रही है, मुझे पीपल्स पार्टी ने भी ये बात कंफर्म की है, तो ये जो हलक में आएगा या ये जो इसका ओनस आएगा, वो आएगा ऑब्वियसली सदर जो है वो प्रोमलगेट करते हैं किसी भी ऑर्डिनेंस को, इसीलिए उसको सदारती ऑर्डिनेंस कहा जाता है। उसकी जो भी मुद्दत है 3 महीने पहले होती है, फिर 6 महीने भी हो सकती है, आगे उसको एक्सटेंड कर सकते हैं आगे तक, लेकिन अल्टीमेटली वो मामला जो है पार्लियामेंट में जाना होता है। ये पूरी जो है वो खतोखाल है ऑर्डिनेंस का, सदारती ऑर्डिनेंस का। तो अगर ये सदारती ऑर्डिनेंस ऑब्वियसली प्रोमलगेट करते हैं सदर आसिफ अली जरदारी, तो ये जो इसका जो खमियाजा है या जो इसका सियासी बोझ है वो पीपल्स पार्टी के गले में आएगा, वो पीएमएलएन के गले में नहीं आएगा। खैर से पीएमएलएन वाले तो फिर भी मुझे लगता है अब कह के साइड में हट सकते हैं अपने तमाम तर सिंपैथाइजर्स को, अपने कारकुनान को, अपने लोगों को कि जी देखे ना, हमने तो इजलास बुला लिया था, लेकिन असल में तो हम खुद भी नहीं चाहते थे ना कि ये हो जाए, ये पास हो जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी वाले अब मेरा ख्याल है वो इस मामले पे बैक ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि मजे की बात है सदारती ऑर्डिनेंस के लिए किसी तरह के नंबर्स नहीं चाहिए, किसी को आमादा करने की या राजी करने की जरूरत नहीं है, और वो सिर्फ एक सिग्नेचर की मार है, और वो सिग्नेचर ऑब्वियसली जरदारी साहब को ही करना पड़ेगा। और ये जो ओनस है ये पीपल्स पार्टी के गले में आएगा, और वो अब अपने लोगों को ये भी नहीं कह सकेंगे कि हमने जो है इसका रास्ता रोकने की पसे पर्दा कोशिश की। तो वही वाली बात है वंस अगेन कि हम लोग रोजे बख्शवाने गए थे और नमाजें गले पड़ गई, तो ये वाली बात जो है वो लागू हो रही है। लेकिन बहरहाल बात ये है कि अब जब ये मामला आगे बढ़ रहा है तो इतना जरूर मैं कहना चाहती हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ खासा ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका है रूलिंग अलायंस का, और खास तौर पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी खासा ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो आ चुका है। जो फैसल वाडा साहब ने कुछ रोज पहले जब उनसे पूछा गया कि आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि ये निकम्मी हुकूमत है, हम इनसे और क्या तवक्को रख सकते हैं। वो जो बात फैसल वाडा साहब ने की है वो कहीं का इम्प्रेशन है जो फैसल वाडा साहब ने दे दिया है, और मैं उस इम्प्रेशन को, जो मेरे पास इतला है, वो भी इस इम्प्रेशन को इंडोर्स करती है कि जो खप है वो पड़ चुकी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। एक ट्रस्ट डेफिसिट आया है इस मामले को लेकर पूरी की पूरी रूलिंग अलायंस के साथ, which I think should be a matter of worry for the entire ruling alliance.